डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक काफी अच्छा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ बॉल ऑफ मास m collides horizontally with a stationary wedge on a rough horizontal surface in the two orientations as shown. Neglect friction between ball and the wedge. Two students comment on the system of ball and wedge in these situations. तो दो स्टूडेंट्स हैं, सौरभ और राहुल, जो कि कुछ कमेंट कर रहे हैं। हमको चेक करना है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, या फिर कोई कौन करेक्ट है, कौन रॉन्ग है। तो सौरभ कहता है मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन विल चेंज बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट इन बोथ द केसेस। राहुल कहता है देयर आर no impulsive external forces in the y direction in both the cases, hence the total momentum of the system in the y direction can be treated as conserved in both cases। ठीक है, अब हमको चेक करना है ये चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए है सौरभ इज रॉन्ग एंड राहुल इज करेक्ट। सौरभ इज करेक्ट, राहुल इज रॉन्ग। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, तो आप एक बार अपने लेवल पे इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। तो चलिए आज सारे के सारे डाउट आपके रिजॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, पहला वाला जो कोलिजन है, पहले अपन ये केस वन जो है इसको कंसिडर करते हैं। तो केस वन में जब ये पार्टिकल और ये वेज टकराएंगे तो इनके बीच में कुछ नॉर्मल कांटेक्ट आएगा। वो इस तरीके से आएगा, इक्वल एंड अपोजिट ड्यू टू एक्शन रिएक्शन। ग्राउंड से आने वाला एक नॉर्मल होगा, N2 बोल दिया हमने उसको, और एक फ्रिक्शन हम पीछे के डायरेक्शन में मान सकते हैं, FR2। ठीक है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो N1 जो है वो तो इम्पल्सिव होगा, क्योंकि वो कोलिजन के कारण आने वाला नॉर्मल है, तो वो तो इम्पल्सिव होगा। लेकिन N1 का कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इम्पल्सिव फोर्स नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि N2 जो होगा वो नॉन इम्पल्सिव होगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई झटका नहीं आएगा। N1 जो है वो तो झटके के साथ में आएगा, तो बहुत लार्ज अमाउंट या मैग्नीट्यूड अटेन कर लेगा विद इन नो टाइम। लेकिन N2 जो है वहां पे कोई झटका नहीं आएगा, क्योंकि N1 का कोई कंपोनेंट वर्टिकल में नहीं है। और फ्रिक्शन तभी इंपल्सिव हो सकता है जब नॉर्मल इंपल्सिव हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नॉर्मल तो इंपल्सिव हो गया लेकिन फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर नॉर्मल इंपल्सिव है तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन नॉर्मल पर डिपेंड करता है, ये बात आप जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ पे N2 और FR2 जो है वो नॉन इम्पल्सिव होंगे। तो अगर फ्रिक्शन यहाँ पे नॉर्मल जो है वो अगर नॉन इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन भी नॉन इम्पल्सिव होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं है सिस्टम के ऊपर। जो ये N1 है ये तो इंटरनल फोर्स है, और एक्सटर्नल जो फोर्स है FR2 वो नॉन इम्पल्सिव है। नॉन इम्पल्सिव फोर्स कोलिजन के टाइम ड्यूरेशन में सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं करते, यानी कि एक्स डायरेक्शन में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और वाई डायरेक्शन में तो नेट फोर्स ऑलरेडी जीरो है, वाई डायरेक्शन में कोई इम्पल्सिव फोर्स भी नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम पहले केस में कंजर्व रहेगा, यानी कि फर्स्ट केस के अंदर मोमेंटम एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। तो ये तो केस वन को हमने एनालाइज कर लिया। अब केस टू को देखते हैं। केस टू के अंदर जो ये बॉल आके जब टकराएगी इस वेज से, तो यहाँ पर जो कॉमन लाइन, कॉमन नॉर्मल है, वो ऐसी टेढ़ी आएगी आपकी बार N1। तो ये N1 जो आएगा, ये यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर देते हैं, ये N1 है। तो N1 जो आएगा वो N1 इस तरीके से आएगा वेज के ऊपर, और उसी का उल्टा आ जाएगा बॉल के ऊपर, स्फीयर के ऊपर। अब आप देख सकते हो कि इस N1 का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस N1 का एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। ये एंगल अगर अपन थीटा मान लें तो ये हो जाएगा N1 कॉस थीटा। ठीक है ना। अब अपन यहाँ पे ये जानते हैं कि ये जो N1 होगा ये तो इम्पल्सिव होगा, क्योंकि ये कोलिजन के कारण आने वाला नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, तो N1 जो है वो इम्पल्सिव होगा, तो N1 कॉस थीटा भी इम्पल्सिव होगा। और अगर N1 कॉस थीटा इम्पल्सिव हो गया, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेज के ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन से नीचे की डायरेक्शन में कोई इम्पल्सिव फोर्स आ गया, तो ये जो N2 है ये भी इम्पल्सिव हो जाएगा। और फ्रिक्शन नॉर्मल पर डिपेंड करता है, तो अगर नॉर्मल इम्पल्सिव हो गया तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि इस वाले पर्टिकुलर केस में N1 तो इम्पल्सिव है ही, N1 के वर्टिकल कंपोनेंट के कारण N2 इम्पल्सिव हो जाएगा, और N2 के इम्पल्सिव होने के कारण फ्रिक्शन जो होगा वो भी इम्पल्सिव हो जाएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में वर्टिकल डायरेक्शन में भी इम्पल्सिव फोर्सेज हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इम्पल्सिव फोर्सेज हैं ड्यूरिंग द कोलिजन। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन से इम्पल्सिव फोर्सेज हैं? एक्सटर्नल N2। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन से इम्पल्सिव फोर्सेज हैं? एक्सटर्नल FR2, यानी कि फ्रिक्शन 2। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस वाले केस में, केस टू में, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड इन एक्स एंड वाई। एक्स में या वाई में किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है। ठीक है। तो यानी कि इस एनालिसिस के बाद में हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द आंसर। अब आप इसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।